Welcome to We Learn, Session 4 of Management Accounting. In this session, we are going to cover concept and meaning of fund, current and non-current accounts, flow of fund, preparation of funds flow statement, and uses and significance of fund flow statement. In this session, first we will discuss about the concept of fund. So here fund is what? Fund may be interpreted as in many ways like कैश, टोटल करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट करंट एसेट्स. हम किसी को भी फंड बोल सकते हैं जिससे कि फंड्स आ रहा है बिजनेस में, तो उसको हम बोलेंगे फंड. दैट मीन्स कि अगर कैश है तो वो भी बिजनेस के लिए फंड है. बिजनेस के करंट एसेट्स, जितने भी टोटल करंट एसेट्स हैं वो भी बिजनेस के फंड्स हैं. नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो भी बिजनेस के लिए फंड्स हैं. So flow of fund, it will occur in business when there is a transaction which results in a change, that is increase or decrease in amounts of fund, right? तो funds का flow और inflow भी होता है और outflow भी होता है, right? तो flow of fund business में तभी arise होता है जब transaction की वजह से जो भी हमारे funds में changes आते हैं, तो funds हमारे increase और decrease दोनों ही होते हैं. Now see what is the meaning of fund. फंड इज बेसिकली दैट मीन्स कैश, बट एक्चुअली हम इसको कैश नहीं बोलते, राइट? बिकॉज देर आर मैनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच डू नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश. तो फंड्स का मतलब सिर्फ कैश आना ही नहीं है. फंड्स का मतलब है कि कैश और नॉन कैश आइटम्स को भी हम फंड्स में ही इंक्लूड करते हैं. कई बारी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनकी वजह से कैश के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो लेकिन फिर भी जो ट्रांजैक्शन है उससे पता लगता है कि फंड्स का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीनरी परचेज की गई है ऑन 2 months क्रेडिट, तो इस केस में क्या है कि कैश इज नॉट इमीडिएटली अफेक्टेड, राइट? क्योंकि इसमें हमने सेम टाइम पे हमने पेमेंट नहीं की है. कैश जो इफेक्ट होगा वो 2 months के बाद होगा, तो इसीलिए कैश जो है वो इमीडिएटली अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो लेकिन फिर भी इससे क्या है, आउटफ्लो ऑफ फंड्स जो है वो इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में. हेयर फंड्स स्टैंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल. नाउ सी करंट एंड नॉन करंट अकाउंट्स. अब करंट और नॉन करंट अकाउंट्स क्या है? हेयर करंट एंड नॉन करंट अकाउंट्स मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि 1 साल से ज्यादा का टाइम लेती हैं. सो ऑल द लायबिलिटीज पेबल ओवर अ पीरियड विच इज लॉन्गर देन 1 year, तो वो होंगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज में हम इंक्लूड करते हैं लाइक शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और किसी भी तरीके का जो रिजर्व है वो भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है. सेकेंड जो टाइप है वो है करंट लायबिलिटीज की. करंट लायबिलिटीज में हम वो लायबिलिटीज इंक्लूड करते हैं जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 year करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इफ दे आर मेच्योरिंग फॉर ए पेमेंट विद इन 1 year, तो इसको हम करंट लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं. अदरवाइज इसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं. थर्ड थिंग इज करंट एसेट्स. द एसेट्स विच आर expected to be realized in cash or sold or consumed within 1 year. 1 साल का ही होता है करंट एसेट्स के लिए टाइम, तो अगर वो विद इन 1 year हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको हम करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं. तो दीज एसेट्स दे आर कंटिन्यू टू चेंज. लास्ट जो फोर्थ आता है हमारा इसमें करंट एंड नॉन करंट अकाउंट्स में, दैट इज नॉन करंट एसेट्स. Here non-current assets are the assets which are put to use in the business for long period of time, right? जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम एसेट्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है उनको इस टाइप के एसेट्स को सेल करना नहीं होता. फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल द एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट्स, राइट? जैसे हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो वो हमारे सारे नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं.
Now see what is the meaning of flow of fund. Flow of fund is, flow means change, right? And flow of fund means increase or decrease in working capital. That means change in working capital. If a transaction result in increase in working capital, it is said to be source of fund. तो अभी जैसे हमने बात की कि फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या इंक्रीज आ रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है. तो अगर हमारी वर्किंग कैपिटल, किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि बिजनेस के पास सोर्स ऑफ फंड जनरेट हो रहा है. सेकेंड थिंग इज, इफ a transaction result in decrease of working capital, that means कि बिजनेस का जो है फंड्स का एप्लीकेशन हो रहा है, it is said to be application of fund. Next is, if a transaction results in any change in working capital, it is said that it does not result in the flow of fund, right? That means कि no flow of fund है, no effect transaction है ये, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फ्लो ऑफ फंड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा. नेक्स्ट इज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. अब देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है. फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पीरियड और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, राइट. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट है जिससे कि हमें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट इज, इट डिपिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फंड्स. दैट मीन्स कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि बिजनेस में फंड्स का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है. इट ऑल्सो गिव्स द डिफरेंस between the two indicates changes in position of fund. yes, fund flow statement indicate करती है कि funds में कितना change आ रहा है, तो difference भी हम show करते हैं fund flow statement में. then funds में जो funds हैं उसमें हमारे long term funds, short term funds दोनों include होते हैं. long term funds में आते हैं equity share capital and term loans, और जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं रिसीवेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. नाउ सी हाउ डू वी प्रिपेयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो है वो 3 स्टेटमेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं. वो 3 स्टेटमेंट है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. अब देखिए फंड, ये जो हमने बात की शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की, बेसिकली ये बताता है इसमें कि हमारा वर्किंग कैपिटल में जो हम इंग्रेडिएंट लेते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है. दैट मीन्स कि अगर हम बात करें करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. A decrease in current assets, it will result in decrease in working capital. An increase in current liabilities will result in decrease in working capital. And a decrease in current liabilities, it results in increase in working capital. तो ये देखिए, ये हम with the help of example we can see this. An increase in current assets अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल increases, right. Second is a decrease in
current assets, it will result in what? Working capital decreases. उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, it will result in working capital decreases, and इसका ऑपोजिट जो होगा, a decrease in current liabilities, it will result in working capital increases, राइट। तो ये जो 4 रूल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। लेट्स सी। देखिए, अगर हमारे पास एक बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बैलेंस शीट है जिसमें कि 2 सालों की बैलेंस शीट हमें गिवन है। दैट इज गुडविल अगर हमारे पास 2000 की है 30,000, और 2001 की जो गुडविल है वो है 18,000, राइट। एंड कैश जो है वो 60,000 है, और फिर उसके बाद 2001 में 1,30,000 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 2000 में जो कैश हमारा 60,000 का है और 2001 में ये इंक्रीज होकर के 1,30,000 का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना इंक्रीज हुआ हमारा 70,000। मीन्स जो चेंज आया है 70,000 का वो क्या आया है, इंक्रीज इन कैश। तो अगर हमारे करंट असेट्स में इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के कॉलम में डाल देंगे 70,000। उसके बाद जो फॉर एग्जांपल हमारे को डेटर्स गिवन है, डेटर्स जो है 2000 में 2 लाख के हैं और 2001 में 1,80,000 के हैं। दैट मीन्स कि 2000 में 2 लाख से हमारे 2001 में 1,80,000 है। दैट मीन्स कि ये रिड्यूस होकर के 180 रह गए। दैट मीन्स कि 20,000 का नेट इफेक्ट आया। तो 20,000 का जो नेट इफेक्ट आया है वो क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इस वजह से हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा वो भी हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से और जो हमें करंट एसेट्स दिए होते हैं लाइक क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं और फिर टोटल करंट एसेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी तरीके से हम करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन हो फॉर एग्जांपल कि ट्रेड क्रेडिटर्स जो है वो 2000 में 1,30,000 के हैं और 2001 में ये 80,000 के हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं 2001 में। तो अगर हमारा करंट लायबिलिटीज में रिडक्शन होता है तो वो क्या होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसका इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पे। इसी तरीके से अगर बिल्स पेबल फॉर एग्जांपल 2000 में 40,000 के हैं और 2001 में 60,000 के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 हमारा जो
ये करंट लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो गया 20,000 से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा वर्किंग कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको डिक्रीज के कॉलम में डाल देंगे। इसी तरीके से हम फिर करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल, जो हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दैट मीन्स कि इसको हम करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस करके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है विच इज स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये बनाई जाती है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें अमाउंट होगा उससे स्टार्ट की जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमें बैलेंस गिवन होगा नेट प्रॉफिट का, उसमें हम नॉन फंड आइटम्स या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये क्या होगी हमारी नॉन फंड आइटम, राइट। तो ये नॉन फंड आइटम जो है, इसको हम नॉन फंड आइटम बेसिकली जो कि हमारी डेली रूटीन का एक्सपेंस नहीं है, वो हम नॉन फंड आइटम में डालते हैं, और जिससे हमारा कोई फंड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट। जैसे फर्नीचर हमने सेल किया और उसके ऊपर लॉस हुआ 6,000 का, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन फंड नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगी, और इसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 23,000 का गिवन है और उसके अंदर हम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल इट्स 6,000, राइट। सिमिलरली अगर हमारी गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, 7,000 का फॉर एग्जांपल अमाउंट है। और अगर हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ दिए गए हैं तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये हमारी सारी ये नॉन फंड आइटम्स है जिनको हम ऐड बैक करते जाएंगे नेट प्रॉफिट के अमाउंट में। तो ये हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा दिस 6,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड किया, सॉरी फर्नीचर, गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000 ऐड किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 4,000 ऐड किया और डेप्रिसिएशन का अमाउंट 18,000 ऐड किया। 23,000 में ये ऐड करेंगे अमाउंट, तो हमारे पास आ जाएगा 58,000। और इसी में से फिर हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम, 20,000 का अमाउंट है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास रह जाएगा 58 में से 20,000 गया, 38,000 का अमाउंट बचा। इसी तरीके से अगर हमारे को रेंट रिसीव हुआ है तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5,000 का अमाउंट है, तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 38 में से 5 गया 33,000, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, तो इसको हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेकर के जाएंगे। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम इसके अंदर जो आइटम्स इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड, राइट। सो सोर्सेज ऑफ फंड में जो कि इंक्लूड करते हैं हम, जैसे अभी हमने पहली स्टेटमेंट से फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया, वो इंक्लूड करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स में। उसके बाद अगर हमारा जो है शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो वहाँ से भी हमारे पास फंड्स आते हैं, तो उसको वो भी हमारा सोर्स ऑफ फंड होगा। इसी तरीके से अगर बिजनेस जो कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी सोर्स ऑफ फंड। रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स, ये सब क्या है कि इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है इससे हमें, और इसको हम सोर्सेज ऑफ फंड्स में डालते जाएंगे। उसी तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो दूसरी साइड बनती है वो बनती है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की। दो कॉलम बनेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाया जाता है तो उसके अंदर यूजेज ऑफ फंड्स दिखाए जाएंगे। जैसे कि अगर हमारा स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन से लॉस्ट फ्रॉम फंड्स आया, राइट, लॉस्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया, तो वो हम एप्लीकेशंस में दिखाएंगे।
इसी तरीके से अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा. इफ वी आर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट्स तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा. एंड buyback of equity shares or redemption of preference share, if it occurs, then also it will be shown in application of funds, right. और अगर कोई नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स है तो उसको भी हम इधर शो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में. सो दिस वाज दिस प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. तो इसमें जो है ये 3 स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ वी आर preparing funds flow statement. Now see, next is uses of fund. Uses of this funds flow statement. Uses and significance basically. अब देखिए इसमें जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसी भी फर्म के लिए. बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये बिजनेस के सोर्स ऑफ फंड्स क्या है और उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है इस चीज़ को डिपिक्ट करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट के बनाने से ही मैनेजमेंट को पता चलता है कि बिजनेस के एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, कैपिटल ऑफ फर्म बिटवीन द डेट्स ऑफ 2 बैलेंस शीट इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट. सो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज हेल्प फंड फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर्स टू सम इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चंस, राइट. तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर की जाती है सो दैट कि हमें कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चंस के सिंप्लीफाइड मैनर में और सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हम कैलकुलेट ले सकें. दैट इज जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैव बीन द मेन सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बताती है कि मेन सोर्स क्या है फंड्स के. देन हाउ मच फंड्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, वेयर डिड द प्रॉफिट्स गो, व्हाई वर डिविडेंड्स नॉट लार्जर, how is it that net current assets are up even though there is a net loss for the period, how was the expansion in plant and equipment finance. तो ये कुछ questions हैं जिसके answers हमें यहीं से मिलते हैं, right. तो ये है, दिस इज फर्स्ट हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर्स. उसके बाद जो सेकंड है दैट इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस. दैट मीन्स कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक कंप्लीट एनालिसिस करती है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म. एंड दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड बाय बैलेंस शीट बिकॉज इट गिव्स अ स्टैटिक व्यू ऑफ फाइनेंशियल position of a business by showing the assets and liabilities at a particular point of time. Third thing is it provides more reliable figures. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो फिगर्स हैं उसको ज़्यादा रिलायबिलिटी से हम देख सकते हैं इन फंड फ्लो स्टेटमेंट. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इट गिव अस एज मच मोर reliable figures of profits of business than the figures shown by profit and loss account. क्योंकि जो प्रॉफिट जो फिगर शो की जाती है इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अदर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो हियर इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर रिड्यूस कर दिया जाता है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ वी आर इंक्रीजिंग आवर डेप्रिसिएशन देन प्रॉफिट विल डिक्रीज. जो लेकिन बट द फिगर ऑफ प्रॉफिट्स shown by fund flow statement is not affected by depreciation and other adjustments at all. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा रिलायबल फिगर्स देती है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Yes, while managing working capital, it becomes essential to ensure that it should neither be excessive nor inadequate.
तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी ना हो और बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट भी ना हो। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक इंडिकेट करती है एक्सेसिवनेस को और इनएडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल को, and it helps the management in making arrangements for investing the excessive working capital to increase profits। तो प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए वो एक्सेसिव अपनी एक्सेस जो वर्किंग कैपिटल है उसको वो कहाँ पर यूज करे, ये चीज वो फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से जान सकती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड। Yes, if a fund flow statement is prepared for next year, it will enable the management to plan its financial resources properly, right? तो यहाँ पर अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। एंड द फर्म विल नो हाउ मच फंड्स इट रिक्वायर्स, how much the firm can manage internally and how much it should arrange from outside sources. So by this you can say this funds flow statement is helpful in preparing the budgets for the future period. Next is it helps in determining dividend policy। तो डिविडेंड क्या है, जो कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न की फॉर्म में मिलता है जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो उनको रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। बट यहाँ पर हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सो sometimes there may be sufficient profits but distribution of dividend may not be possible due to its adverse effect on liquidity and working capital of business। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट्स तो बिजनेस के हैं, हो रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती क्योंकि ये लिक्विडिटी को अफेक्ट करती है। तो इन केसेस में फंड फ्लो स्टेटमेंट ही हेल्प करती है इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट, because fund flow statement will reveal from where and how much funds can be managed for distributing the dividend। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये हेल्प करती है डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में। नेक्स्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स ऑल्सो। बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो shareholders they also get information about financial policies of enterprise with the help of funds flow statement। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद उन्हें अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाई डिड द फर्म नॉट पे हाई डिविडेंड इन स्पाइट ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स। कभी कभी जैसे अभी हमने बात की कि फर्म के जो है वो एडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं लेकिन फिर भी वो हाई डिविडेंड नहीं देती, तो वो कहाँ यूटिलाइज कर रही है, तो इसका आंसर उन्हें इजीली मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इट ऑल्सो इंडिकेट्स व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट मे सजेस्ट वेज इन विच नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैन बी इम्प्रूव। इट कैन बी यूज्ड इन प्लानिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये जो है ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ बेसिकली इम्पॉर्टेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एक कंपनी को। इट ऑल्सो हेल्प्स फर्म इन बोरोइंग ऑपरेशन। तो बैंकर्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ही इनसे लोन लेने के लिए बिजनेस को अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करनी होती है, बिकॉज दे वांट टू जज द क्रेडिट वर्दीनेस। तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, फंड्स जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है फर्म की। तो ये सब चीज़ें, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहीं से पता चलती है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। So they want to satisfy themselves whether the firm will be able to repay the loan installments on due dates or not। टाइमली वो पेमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती है, इस चीज़ का पता जो है उसे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू
पता चलता है. So these were the uses and significance of funds flow statement, right? Next, this is the end of the session. At the end there is one exercise. This exercise contains two questions. One is explain fund flow statement and second is what are the various sources of fund. Thank you.